हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित और आज हम बात करेंगे कि अगर आप बैंक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। आपको एक डायरेक्शन दी जाएगी, आपको बेसिक्स आपको बताए जाएंगे कि किस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। पहले हम बात कर लेते हैं कि किस किस क्या क्या टाइप के बैंक एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि बैंकिंग में जाना है, आप अपना करियर बैंकिंग में बनाने का सोच रहे हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने देने हैं, क्या क्या एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करूं मैं, और किस किस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, उसकी कौन सी बॉडीज़ हैं जो कंडक्ट करवाती हैं। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें हैं आपको जो बता रहा हूँ मैं। अगर आप को ये सब कुछ पता है, अगर आप सब ये जानते हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो पे मूव ऑन कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आईड रिकमेंड कि आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, आपको एक बेसिक डायरेक्शन मिलेगी। क्योंकि हम यहाँ पे जो हम बताएंगे बातें वो बेसिकली आपको एक गाइडलाइन दी जाएगी, एक डायरेक्शन दी जाएगी कि आप किस डायरेक्शन में मूव करें और फाइनली सिलेक्शन आपकी किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं। सबसे पहले तो आईबीपीएस क्या है। आईबीपीएस एक बॉडी है जो कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम्स। फॉर व्हाट? फॉर बैंकिंग बॉडीज़, बैंकिंग रिलेटेड बॉडीज़। अब इसमें क्या आ जाता है, बैंक्स आ जाते हैं, ठीक है, बैंक्स आ गए। फिर इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज आ गई। और अदर जो भी रिलेटेड, जैसे आरबीआई है, उसका भी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट जो करवाएगा वो आईबीपीएस ही करवाएगा। जैसे यूपीएससी है, तो यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी और एसएससी हो गए, वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेंगे जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें अगर आपको सिलेक्ट होके फाइनली जॉब करनी है तो उनके एग्ज़ाम लेगा यूपीएससी या एसएससी। उसी तरीके से अगर आपको अपना करियर बनाना है बैंकिंग में, या किसी कैंडिडेट को अपना करियर बैंकिंग में देखना है, तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है आईबीपीएस। तो ये बात तो होगी आईबीपीएस की, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एग्ज़ाम्स रहते हैं ये बात कर लेते हैं अब। देखिए आईबीपीएस में बेसिकली एक होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर का, ठीक है, पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, ऑफिसर। प्रोबेशनरी ऑफिसर क्या होता है? प्रोबेशनरी ऑफिसर वो ऑफिसर होता है बैंक में जो आगे चल के एक ब्रांच को हैंडल करेगा। या तो उसे ब्रांच दी जाएगी या कोई उसी बैंक का कोई ऑफिस दिया जाएगा वो हैंडल करने के लिए। तो प्रोबेशन जो है, प्रोबेशन एक पीरियड होता है जहाँ पे आपको सब सिखाया जाता है कि आप फ्यूचर में क्या काम करोगे, और आपको ट्रेनिंग दी जाती है उस प्रॉपर वे में। वो ट्रेनिंग 6 मंथ्स की भी होती है, कुछ बैंक्स में 1 ईयर की भी होती है, और एसबीआई के केस में प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स का होता है। तो इस टाइम पे क्या रहता है कि आपके जब प्रोबेशन पीरियड चल रहा होता है, इस पीरियड में आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है लेकिन लायबिलिटी कम होती है, ताकि आप इजीली फ्री माइंड के साथ सीख सकें। ये मैं केस बता रहा हूँ आपको एसबीआई का। अलग अलग बैंक्स की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। तो इसमें जो बाकी की जो डिटेल्स रहती हैं कि क्या इसमें सैलरी होती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सब आप जब नोटिफिकेशन आती है उसमें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, दे चेंज विद एवरी न्यू नोटिफिकेशन या न्यू ईयर जो भी आएगा। अब अभी हम बात करें तो लेटेस्ट जो आने वाली है नोटिफिकेशन, अभी देखिए अप्रैल आ जाएगा, तो अप्रैल के मिड तक एक्सपेक्टेड है कि आईबीपीएस प्लस एसबीआई, इनकी नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही नोटिफिकेशंस आएंगी तो आप या तो एकदम से घबरा करके प्रिपरेशन शुरू करेंगे, या तो आप सही तरीके से अभी से लग जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके प्रिपरेशन करते चलेंगे। अगर आप इस साल को एम कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट ईयर का एम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा और रिलैक्स वे में कर सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम आपको रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। और हम यहाँ पे क्या कंसर्न कर रहे हैं कि हमें सिर्फ एक चीज़ से कंसर्न है, वो है आपका फाइनल सिलेक्शन, सिलेक्शन विद गुड मार्क्स। बस नॉर्मल नहीं कि, क्योंकि होता क्या है कि मैंने अभी जितनी वीडियोस अभी तक बनाई मैंने, उसमें एक सबसे कॉमन क्वेश्चन रहता है कि कट ऑफ से रिलेटेड, कि क्या कट ऑफ रहेगी, क्या
मेरे मार्क्स इतने हैं सर, आगे क्या होगा, क्या मेरा कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा फाइनली, कि अगर तो आपके पास टाइम है तो आप एक होलिस्टिक वे में आराम से प्रिपेयर होकर रिलैक्स्ड वे में प्रिपरेशन करें। उससे होगा ये कि आपको कट ऑफ से घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके मार्क्स, आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको कट ऑफ के ऊपर ध्यान ही ना जाए, और आपको कॉन्फिडेंस हो खुद पे कि मुझे कट ऑफ से ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। अभी तो चलिए, कट ऑफ से ज़्यादा तो लाने तो होते ही हैं, पर जितने ज़्यादा मार्क्स आ गए उतना बेटर है। तो चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। स्पेशलिस्ट ऑफिसर क्या होता है? देखिए, स्पेशलिस्ट का मतलब ये हो गया किसी एक चीज़ में या एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन। अब वो सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग। जैसे मैं अगर जो मैंने दिया था एसओ का पेपर, वो था मार्केटिंग से। मैं एमबीए मार्केटिंग हूँ, एमबीए मार्केटिंग। तो इसमें बैंक्स में मार्केटिंग ऑफिसर रहता है, मार्केटिंग ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। अभी मार्केटिंग ऑफिसर का काम क्या रहता है? ये मार्केटिंग ऑफिसर हर वो स्ट्रेटेजी डेवलप करेगा जो मार्केटिंग ऑफ बैंक रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे। बैंक के प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, लोन्स हो गए, या और इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स कोई नए आए हैं, उनकी मार्केटिंग की स्कीम्स, उनके मार्केटिंग के प्लान्स, कहाँ पे प्लेकार्ड्स लगाने हैं, कहाँ पर बड़े बड़ी सी होर्डिंग्स लगानी है, वो सारा काम मार्केटिंग ऑफिसर करता है। और इनकी जो पोस्टिंग रहती है वो रहती है जोनल ऑफिसेज में, जोनल या जो लोकल एरिया ऑफिसेज होते हैं। ये भी आईबीपीएस कंडक्ट कराएगा इसका भी एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन इसमें स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो ये तो हुआ स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। ये सॉरी, ये ना सब्जेक्ट रिलेटेड हो गया पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीए करी है और या आपने ग्रेजुएशन की है तो आप डायरेक्टली इसको फिल कर सकते हैं। ये स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड रहता है। जैसे एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर होता है, लिंग्विस्टिक ऑफिसर, वो होता है राजभाषा अफसर। राजभाषा, राजभाषा मतलब कि हमारी जो राजभाषा है हिंदी, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ऑफिशियल लैंग्वेज, ये है वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। राजभाषा हिंदी है। इसका मतलब ये नहीं है, लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी। नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, हिंदी इज़ आर ऑफिशियल लैंग्वेज। ऐसी छोटी छोटी सी आपको बिट्स हैं जो बताते चलेंगे हम अपनी आने वाली वीडियोस में भी, जिससे आपका एक हॉलिस्टिक वे में प्रोग्रेस चले। आप सीखें डेली कुछ ना कुछ नया। हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि छोटी छोटी सी बातें होती हैं वो ना, एक पुराने हमारे ख्याल रहते हैं, पुरानी सोचें रहती हैं, उससे हट के हमें थोड़ा डिफरेंटली अप्रोच करना है हर चीज़ को। तो आपको ऐसे ही छोटी छोटी हम बातें करेंगे, इसमें कुछ ऐसे पढ़ाऊंगा नहीं कि स्पेसिफिकली कुछ जैसे वाइट बोर्ड पे आके, या हम वन टू वन ये डिस्कशन चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, बस कुछ सिखा रहा हूँ। सीखने और पढ़ने में बहुत फ़र्क है, ये जान लीजिए। अगली हम बात कर लेते हैं क्लर्क की। तो क्लर्क तो हर ब्रांच में बहुत ज़्यादा नंबर में चाहिए होते हैं, क्योंकि पीओ या जो बन के निकलेंगे आप ब्रांच मैनेजर, वो तो एक ही होगा, ठीक है। उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे वो रहेंगे क्लरिकल स्टाफ। सॉरी, ये आगे चला गया बिल्कुल। तो उसमें रहते हैं क्लरिकल स्टाफ जो है। तो जो क्लरिकल स्टाफ को हायर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आईबीपीएस, उसके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है वो होता है आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें हैं ये, हम बस यही बातें करेंगे आज, बड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे। विल टेक थिंग्स स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके सीखेंगे चीज़ें, और अल्टीमेटली हमें अच्छे मार्क्स से पेपर निकालना है, ये अप्रोच रहनी चाहिए। तो क्लर्क के लिए एग्ज़ाम रहता है। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स, पहली बात क्या होगी? आरबी, वो होता है रीजनल, सॉरी, आरबी मतलब रूरल बैंक्स। रूरल बैंक्स मतलब हमारा इंडिया जो है, 70% ऑफ इंडिया इज़ रूरल इंडिया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ मैं ये,
सेंसस के अकॉर्डिंग 70% ऑफ इंडिया इज़ रूरल इंडिया। तो हमारी जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो रूरल इंडिया में बसती है, तो कोई अगर अर्बन एरिया में ब्रांच है, तो क्या कोई अगर किसी ने अपना अकाउंट खुलवाना है, तो वो कोई कितने किलोमीटर चल के सिटी में तो जाएगा नहीं। तो सरकार ने क्या सोचा था कि हम रूरल बैंक्स बनाएंगे। तो इन रूरल बैंक्स में स्टाफ की ज़रूरत है, ठीक है, और उस स्टाफ को लोकल लैंग्वेज भी आनी ज़रूरी है, लोकल लैंग्वेज। अब होता क्या कि अगर कोई सिटी में रह रहा है, उसे हिंदी या इंग्लिश, ये तो माना जाता है कि प्रॉबेबली आती ही होगी। तो अगर सिटी में किसी को लगना है, तो वो किसी दूसरी स्टेट का दूसरी स्टेट में जाके इजीली वहाँ पे वर्क कर सकता है। लेकिन जब बात आ जाती है रीजनल रूरल एरियाज़ की, तो वहाँ पे थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज का एक स्कोप इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें क्या रहता है कि जो वैकेंसीज आएंगी, इसमें भी हाँ बता दूं कि रीजनल रूरल बैंक्स में आरआरबीज का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है आईबीपीएस के द्वारा, उसमें भी एक पीओ की पोस्ट निकलती है और वैसे ही एक क्लर्क की पोस्ट निकलती है, जिसे ऑफिस असिस्टेंट भी कहा जाता है। तो इसमें भी दो होते हैं, तो एक तो आईबीपीएस का पीओ हो गया, एक आईबीपीएस क्लर्क हो गया, एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो गया, और तीसरा आरआरबी के पीओ और ऑफिस असिस्टेंट या क्लरिकल वाला स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ। तो ये हो गया। तो ये बात होगी हमारे रूरल बैंक्स की। बाकी इससे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होगी वो आपके आने वाले लेक्चर्स में कवर की जाएगी, जब हम बैंकिंग अवेयरनेस की बात करेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस की बात करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि वाई रूरल बैंक्स आर इम्पॉर्टेंट की इम्पोर्टेंस। चलिए ऑफ ट्रैक नहीं जाएंगे अभी, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक जो हमारे हाथ में है। अभी जस्ट बेसिक डिस्कशन करनी है, लेट्स नॉट स्ट्रे अवे फ्रॉम द टॉपिक। तो ये बात हमने कर ली जो आईबीपीएस स्पेसिफिकली कंडक्ट करवाता है बैंक्स के लिए। नेक्स्ट आ गया एसबीआई, अपना अलग से पेपर करवाता है कंडक्ट। आईबीपीएस में तो आगे सारे के सारे जो बैंक्स रहते हैं, जैसे कैनरा बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, फिर अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे बैंक्स जो हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पीएसबीज, उनके लिए कंडक्ट करवाएगा आईबीपीएस। वहीं एसबीआई अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो एसबीआई अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है पीओ का, क्लर्क का और अप्रेंटिस का। इसमें पीओ का क्या रहता है कि वही आपको बताया मैंने, प्रोबेशनरी ऑफिसर, 2 साल का पीरियड रहता है प्रोबेशन का। उसके बाद आपको कोई ब्रांच दे दी जाती है या आपको कोई ऑफिस दिया जाता है हैंडल करने के लिए, और 2 साल में आपकी जम के ट्रेनिंग दी जाती है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में। अभी मेरी सिलेक्शन जो है एसबीआई पीओ हुई है इस साल ही, और अभी आने वाले टाइम में जस्ट मुझे ज्वाइनिंग भी देनी है 30 मार्च को। तो मेरा क्या आगे प्रोसेस रहता है, कैसी प्रोग्रेस चलती है इनकमिंग टाइम, मैं आपसे शेयर करता चलूँगा। एक हमारा एक कनेक्शन बना रहेगा कि मेरी रूटीन क्या है डेली और किस तरीके से सारा काम रहता है। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, आपको ये सारी बातें हम शेयर करके बताएंगे आपको। तो एसबीआई का पीओ, एसबीआई का क्लर्क और एसबीआई का अप्रेंटिस का एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसमें क्लर्क का तो क्लियर हो ही गया कि जो भी क्लरिकल स्टाफ का काम रहता है डे टू डे, वो सब कुछ। अब बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या हैं ये। रेगुलेटरी बॉडीज़, देखिए रेगुलेटरी बॉडीज़ में सबसे पहले तो आ गया हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा हमारा आ गया सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तीसरा हमारा आ गया नबार्ड। नबार्ड हमारा एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का बैंक है, जिसका एक ये रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करेगा ऐसी एंटिटीज़ को जो हमारे रूरल डेवलपमेंट में है और जो हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में है इन्वॉल्व। उन एंटिटीज़ को कौन हैंडल करेगा? नबार्ड। सेबी का काम क्या है? जो हमारे सिक्योरिटी एक्सचेंज हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज। अब एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनको रेगुलेट कौन करेगा? सेबी करेगा। आरबीआई से रेगुलेट करेगा सभी बैंक्स को, सभी शेड्यूल्ड बैंक्स को,
शेड्यूल्ड बैंक्स। अब ये शेड्यूल्ड बैंक्स क्या हैं वो हम बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस का जब लेक्चर लिया जाएगा उसमें। तो अभी के लिए जितना ज़रूरी है वो यही है आपके लिए कि ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लें। और एक चीज़ मैं आपको एक बात में शेयर करना चाहूँगा, एक ट्रिक है कि आप किस तरीके से कोई भी जो ये एब्रीवेशंस होती हैं उन्हें कैसे हैंडल करें। देखिए जैसे सेबी है, आपने ये तो समझ लिया कि इसकी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये आपने सीख ली बात, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दो। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज अलग हो गया, बोर्ड ऑफ इंडिया अलग हो गया। तो अब इस तरीके से जब आप अप्रोच करते हो तो आपको समझ आता है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। कहीं ना कहीं से रिलेट कीजिए बातों को। बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब एक बोर्ड है जिसमें मेंबर्स होते हैं। वो सारे क्या करेंगे, वो रेगुलेशंस करेंगे। किसकी रेगुलेशन करेंगे, क्योंकि ये रेगुलेटरी बॉडी है। अब अगर रेगुलेटरी बॉडी है तो रेगुलेट करेंगे किसी न किसी चीज़ को। किसे रेगुलेट करेंगे, ये एक्सचेंजेस को करेंगे। एक्सचेंजेस कौन सी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होगी, उनको रेगुलेट करेंगे। तो अगर इस तरीके से आप इंटरकनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। आप हर छोटी छोटी चीज़ में से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। हर छोटी छोटी चीज़ से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। इसी को एफिशिएंसी कहते हैं। जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ही ज़्यादा आपको बेटर समझ आएगा, बेटर आपकी अप्रोच होगी चीज़ों को हैंडल करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की। और यही तो हमारा डेली की रूटीन रहती है। सारा दिन हम करते क्या हैं, सुबह से लेकर के शाम तक जो डेली डेली की हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको टैकल करने का प्रोसेस, पूरा दिन यही हमारा पूरा दिन काम होता है। चलिए तो अब आगे बात करें कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और आपको किस तरीके से उनको हैंडल करना है। देखिए इसमें सब्जेक्ट्स जो मेनली रहते हैं, जो कॉमन होते हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये हर पेपर में पूछे जाते हैं, एवरी एग्ज़ाम। तो हमने ये नहीं करना है कि कोई एक सब्जेक्ट को हमने पकड़ के उसे अच्छे से क्लियर कर लिया, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा हर किसी को करना है, थोड़ा थोड़ा हर किसी को करना है, और यही पूरा हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। क्योंकि हर एग्ज़ाम में सेम चीज़ें पूछी जाएंगी। बिसाइड्स आरआरबीज़ में इंग्लिश को थोड़ी कम तवज्जो दी जाती है। वो इसलिए कि आपको मैंने बताया कि उसमें लोकल लैंग्वेज का थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। तो उसमें जो प्री का एग्ज़ाम होगा आरआरबीज़ का जो प्री का एग्ज़ाम होगा उसमें देयर इज़ नो इंग्लिश। तो वहाँ पे उन बच्चों के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए ये बेनिफिट वाली बात हो जाती है जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है प्लस रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग है। तो मैथ्स को जब हम बैंकिंग की प्रिपरेशन में टर्म्स में बात करें तो उसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसे भी अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, एप्टीट्यूड। कौन सा एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटीज़ बेस्ड का मतलब कि जो, अब मैथ्स में है क्या, क्वांटिटीज़ ही तो हैं सारी की सारी। हमने क्वांटिटीज़ को प्लस माइनस करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, उनके ऊपर ऑपरेशंस लगाने हैं, और उसको सॉल्व करने का, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आ जाती है, उस एप्टीट्यूड को बोला जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। क्वांटिटीज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के एप्टीट्यूड को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा जाता है। देखिए बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें आपको समझा रहा हूँ मैं, कुछ बहुत हाई लेवल की बात नहीं है। जस्ट फेस वैल्यू पे ले लेना किसी चीज़ को, कि हाँ किसी ने बोल दिया कि हाँ ये मैथ्स होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ्स होता है। फेस वैल्यू पे कोई भी चीज़ को मत लो, अपना दिमाग लगाओ, खुद समझो चीज़ को, बेस तक जाओ, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपका फंडामेंटल और बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके ऊपर कोई भी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लो, वो स्टेबल रहेगी। और दूसरी बात मैं फिर से रिपीट यही करूँगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि कट ऑफ के ऊपर ध्यान कम जाए। आपको कॉन्फिडेंस रहे खुद पे, कि मेरे कट ऑफ से तो ज़्यादा ही होंगे। आपने स्कोर अच्छा करना है।
स्कोर अच्छा करना है। कट ऑफ से तो ज़्यादा आपके आ ही जाएंगे अगर आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। और वो कॉन्फिडेंस अच्छा कैसे होगा? आपका जब बेस स्ट्रांग होगा। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, लॉजिक ढूंढिए। जब ये लॉजिक आपने ढूंढ लिया तो आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी। रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग अ लॉजिक इन एवरीथिंग। जो भी चीज़ है, जो भी दुनिया में कोई चीज़ हो रही है, नॉट जस्ट ऑन द जो आपको रीजनिंग में पजल्स दी जाती हैं, उसमें आपको पजल से क्या देख रहे हैं? आपको एक पजल दी गई है और वो देख रहे हैं कि कैसे आप उसको अप्रोच करते हो, कितनी जल्दी उसको सॉल्व कर पाते हो, और आप उसमें लॉजिक ढूंढ पाते हो कि नहीं। हर चीज़ में एक लॉजिक होता है। जब आपने वो लॉजिक ढूंढ लिया तो वो चीज़ इजीली सॉल्व हो जाती है। वो पज़ल, वो प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन निकल आता है। और अल्टीमेटली बैंक्स में जब ये जो आईबीपीएस का पूरा प्रोसेस है, वो यही तो है। उन्होंने बस यही ऐसे इंसान ढूंढने हैं, ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढने हैं जो डे टू डे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डे टू डे जो क्वेरीज आ रही हैं लोगों की, उनको ईजिली हैंडल कर सकें, उनको सॉल्व कर सकें एफिशिएंटली। एफिशिएंटली एफिशिएंसी कब निकलती है? जब हमारे रिसोर्सेज की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। रिसोर्सेज की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। ये सीखो, इस तरीके से सीखो, इस तरीके की अप्रोच रखो, और आपका कोई भी एग्ज़ाम, ट्रस्ट मी, बहुत इजीली निकल जाएगा। इसमें अपना क्वांट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अगर नहीं है तो। अगर है तो वेल एंड गुड, फिर उस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए जो आपका थोड़ा वीक है। अगर आपका क्वांटिटेटिव के ऊपर अच्छा हाथ है, उसको और बेटर कीजिए। ठीक है, जो बेटर है उसको और बेटर कीजिए, जो थोड़ा कम है उसे थोड़ा सा और ऊपर लाइए, है ना। अल्टीमेटली यही तो है। हर चीज़ को जब बेटर करते चलोगे तो अल्टीमेटली आपकी अप्रोच अच्छी मानी जाएगी और ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ को होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंग्लिश की। ये तो रीजनिंग हो गया। रीजनिंग में क्या है, पजल्स वगैरह पूछते हैं, उसमें आपको लॉजिक फाइंड आउट करना होता है। लॉजिकल रीजनिंग वही चीज़ है। इट्स ऑल अबाउट द लॉजिक। लॉजिक ढूंढिए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन आपके सामने होता है। ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस हैं, 5 में से एक तो करेक्ट ही है या फिर नन ऑफ दीज होगा। अगर 5 में आसान सामने आपके ऑप्शंस पड़े हुए हैं, उसी में से एक आंसर है। अगर आपकी अप्रोच सही है, आपने मेहनत की है, तो आपको ईजिली वो फाइंड आउट आप ढूंढ सकते हैं उसमें। थोड़ा सा ट्रिकी अगर एग्जामिनर ने करना है तो नन ऑफ द अबव कर देगा। चलिए, तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ध्यान देते हैं अब इंग्लिश पे। अब इंग्लिश के लिए जब इंग्लिश की बात आती है तो देयर इज़ नो वन बुक जो आपको बता सकूं मैं, या कोई एक सोर्स जो आपको बता सकूं मैं। अगर आपने इंग्लिश अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो ट्रस्ट मी, इंग्लिश के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है। रीजनिंग में ऐसा है कि जितनी ज़्यादा पजल्स हो सके उतने सॉल्व करो। क्वांट में से जितने ज़्यादा सम हो सके उतने सॉल्व करो। ठीक है, रिपीट रिपीट रिपीट, रिंस एंड रिपीट करते चलो जितना ज़्यादा हो सके। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश तो कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं, कोई एक स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है जो आप याद करें। कितनी ज़्यादा ट्रिक्स आप याद रखेंगे। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की बात करूँगा मैं अभी। कॉम्प्रिहेंसिव क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का मतलब ये है कि इसमें आपने ये नहीं देखना है कि मैं जल्दी कैसे करूँ। इसमें सारा का सारा आपका फोकस रहेगा इजीली प्रिपेयर करना। इजी प्रिपरेशन, आपने इसमें इजी प्रिपरेशन रखनी है। इजी प्रिपरेशन, इजी प्रिपरेशन का मतलब है टाइम को यूटिलाइज कीजिए। देखिए, अगर आप ये सब स्टार्ट कर रहे हैं ना तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा एक चांस है कि आप इसे हर हर जो सब्जेक्ट है ये, इनको आप बराबर टाइम दें। कोई वीक स्पॉट्स आपको अगर नज़र आ रहे हैं तो उनके ऊपर आप थोड़ा और पॉलिश करो उनको, और उनको और बेटर करने की कोशिश करो। तो इंग्लिश की बात करूँ तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि कोई एक जैसे न्यूज़पेपर लगा लिया जैसे आपने, ठीक है। अब न्यूज़पेपर में क्या करना है कि उसको जस्ट बस पढ़ते नहीं रहना है कि खोल दिया और बस उसका फर्स्ट पेज से स्टार्ट कर दिया। उसमें आपने
पहले तो हेडलाइंस पढ़ना शुरू करी। हेडलाइंस देखो क्या है, सारी की सारी हेडलाइंस पढ़ लो एक एक करके। फिर उसमें देखो कौन सा वाला एक टॉपिक है जो आपको इंटरेस्ट ला रहा है। कोई एक टॉपिक तो पक्का आएगा ही, और डेली कोई ना, अगर अगर आप 10 हेडलाइंस पढ़ते हो, 10 हेडलाइंस, उसमें से डेफिनेटली 2 या 3 होंगे जो आपको इंटरेस्ट लाएंगी कि ये टॉपिक है जिसमें मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जा रहा है। वो पॉलिटी से रिलेटेड हो सकता है, वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो सकता है, वो डेली का जो कल्चर हमारा चल रहा है उससे रिलेटेड हो सकता है, तो कोई नई डिस्कवरी हुई है उससे रिलेटेड हो सकता है। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट हो तो साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक ढूंढिए। क्योंकि डेली कुछ ना, अगर इतना बड़ा वो न्यूज़पेपर छाप रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो सोच कर ही छाप रहे होंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा जो उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। तो उसमें ढूंढिए आपका इंटरेस्ट किस में आ रहा है, और वो फिर आप पूरा जो पूरी न्यूज़ है उसकी, उसको आप फर्स्ट टू लास्ट उसे पढ़िए। फिर अगर आपको उसमें ऐसे लग रहा है कि कोई एक स्पेसिफिक पैराग्राफ है, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक पैराग्राफ है वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप वापस फर्स्ट वर्ड पे जाइए, उसको फिर से पढ़िए। अगर आपको फिर से नहीं आया, वापस फर्स्ट वर्ड पे जाइए, फिर से पढ़िए। जब आप इसे 3 या 4 बार कर लेंगे ना, ट्रस्ट मी, आपको वो ईज़िली समझ आने लग पड़ेगा। आपको ईज़िली समझ आएगा वो कि उसमें क्या बात हो रही है, जब ये 3-4 बार आप कर लेंगे। अब जो मैंने ये बात बताई आपको, सोच करके देखिए ये क्या है। ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 से 10, कई बार 15 सवाल भी आ जाते हैं। तो अगर आपने आरसी अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ट्रस्ट मी, इसमें इंग्लिश में घबराने की तो कोई बात रह ही नहीं गई। इंग्लिश आपका 100% अच्छा होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बस जो मैंने आपको तरीका बताया ये फॉलो कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना कि कौन कौन ये फॉलो कर रहा है। और आज स्टार्ट अगर कर रहे हो, आप कल कर रहे हो, परसों, जब मर्ज़ी करिए। आने वाले टाइम में ओवर द नेक्स्ट मंथ, 1 मंथ, वापस इस वीडियो पे आइए, नीचे फिर से कमेंट कीजिए और बताइए मुझे किसका बेटर हुआ है, किसने ये अप्रोच फॉलो की, और आपको ऐसा ये किस तरीके से आपको ये हेल्प कर रहा है। तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सॉर्ट आउट करना। नेक्स्ट चीज़ आती है जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस कोई भी, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें या एसएससी की तैयारी करें, बैंकिंग की तैयारी करें, व्हेन इट कम्स टू जीए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टैटिक पोर्शन और एक होता है करंट अफेयर्स पोर्शन। देखिए स्टैटिक तो क्या है कि जो आज है, जो 50 साल पहले था, जो 1 साल पहले था, जो 2 महीने पहले था, वही आज है। ये चीज़ें ज़्यादा चेंज नहीं करती, फ्लक्चुएट करती हैं नो डाउट, बट ये ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती कंपैरेटिवली टू द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या है कि डेली डेली बेसिस पे हर मंथ की डिफरेंट कोई न्यूज़ आ रही है, कोई नई हैपनिंग हो रही है, तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है वो करंट अफेयर, जो न्यूज़ में न्यूज़ वाला पोर्शन है वो करंट अफेयर्स का है। तो जीए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। इसमें कोई, जैसे मैंने इंग्लिश का आपको बताया, इसमें कोई स्पेसिफिक अप्रोच नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसको भी आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको शॉर्टकट वाले तरीके बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा फुल एंड फाइनल तरीके से, कि इसमें कोई भी कोई लूप होल ना बचे, सारी की सारा आपका क्लैरिटी के साथ काम हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बचता है हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस का पोर्शन। अब कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक, देखिए आपने वहाँ पे जाके अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वहाँ पे क्या करना होता है। बैंक में बैठ के आपको एक कंप्यूटर दे दिया जाता है, उसके ऊपर आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल्ड होंगे, बैंकिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे, उसके ऊपर आपको ऑपरेशंस लगाने हैं, है ना। और अल्टीमेटली जो आपके कस्टमर्स आए हैं, यू हैव टू हेल्प देम, उन कस्टमर्स को। तो आपको बेसिक नॉलेज तो कंप्यूटर अवेयरनेस की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़ी बहुत तो आप सीख लो, है ना, कहीं ना कहीं से। बुक्स हैं, सोर्सेज हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, सीखिए। टाइपिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, कंप्यूटर अवेयरनेस में आप खुद को अवेयर कीजिए कंप्यूटर की नॉलेज से। और उससे होगा क्या कि आपको समझ तो आएंगी चीज़ें, इंटरेस्ट भी आएगा, और कल को जब आप पीओ या क्लर्क बन के जब बैंक ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर को समझना आसान हो जाएगा, और अल्टीमेटली आप
ऑपरेशंस इजीली कर पाएंगे, कस्टमर्स की हेल्प कर पाएंगे, और यही तो सारा काम है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस भी इसलिए ज़रूरी हो जाती है। ये भी हम सारा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हम छोड़ेंगे या किसी चीज़ से आपको घबराहट रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सारा हम चीज़ें एक एक करके समझेंगे। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो वीडियो में पहले मैंने बात की थी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, राइट। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर में कुछ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स। उन स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपकी कमांड अगर अच्छी होगी तो आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। मैंने मार्केटिंग ऑफिसर का किया था, मेरा प्री क्लियर था, मेंस क्लियर था। इंटरव्यू मैं दे के आया हूँ, और अगर आपने प्री में रट्टे मार के कर लिया, मेंस में भी चलो हो गया काम, तो इंटरव्यू में आपको वो पकड़ लेंगे। एंड उन्होंने मुझसे मार्केटिंग के बहुत सारे सवाल पूछे थे। हाँ, थोड़ा पढ़ के गया था मैं, तैयारी अच्छी थी, तो आई वॉज एबल टू टैकल दैम। तो इसी तरीके से बाकी भी सब्जेक्ट्स होते हैं, एचआर है, राजभाषा अधिकारी मैंने आपको बताया वो है। तो इस तरीके से कंप्यूटर से रिलेटेड अलग है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड भी कई पोस्ट्स आती हैं कई बार। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया। वैसे ही अगर आप सेबी की या रेगुलेटरी बॉडीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अकाउंट्स एंड कॉमर्स आ गया, है ना, तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया। शायद वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, ज़्यादा मैं आपको बोर नहीं करूँगा, और जस्ट एक लाइटर नोट पे आपको छोड़ूंगा कि अपनी तैयारी आप जारी रखिए। हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी कि आपको कोई प्रॉब्लम आए और हम सॉर्ट आउट ना कर पाएँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट कीजिए, या आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और आपकी क्वेरीज़, आपकी प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट की जाएंगी, विल बी सॉर्टेड आउट, ट्रस्ट मी। अगर नहीं होती हैं तो दोबारा से कमेंट कीजिए, कई बार छूट जाता है कमेंट या मैसेज, थोड़ा सा बहुत सारे कमेंट्स अगर आए होते हैं तो उसमें वो गुम हो जाता है या ध्यान नहीं जाता कई बार, तो आप दोबारा से कमेंट कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आपने अभी तक सुना ये सारा जो मैंने आपको समझाया, ये आपके अच्छे के लिए है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो डू कमेंट, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगे। कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं तो फिर कमेंट कीजिए, बताइए मुझे। और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को दबाइए, और जब भी नई वीडियो आएगी, आती रहेंगी वीडियोस तो, और अच्छी क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाएंगे, ये मेरी एश्योरिटी है। आपको क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर होगा। सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। दिस इज़ अर्पित, थैंक यू।